वी आर स्टार्टिंग अप विद आपका जो अदर लॉज है, अदर लॉज में से वी आर स्टार्टिंग अप विद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इफ यू सी ध्यान से, ये कोई एक्ट नहीं है, इसके पीछे एक्ट नहीं लिखा हुआ, मतलब ये प्रेसिडेंट असेंटेड वाला लॉजिक यहां पे एप्लीकेबल नहीं होना, क्योंकि आपको पता है कि एक्ट वर्ड किसी भी टाइटल के पीछे तब ऐड होता है जब वहां पे प्रेसिडेंट की और बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की कंसेंट इन्वॉल्व होती है। ये सिंपल लिखा हुआ है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इसीलिए ये क्लियर कर दूं, ये कोई एक्ट नहीं है, रादर ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बाकी एक्ट्स को, लॉ को पढ़ना और समझना सिखाता। ठीक है, लॉ पढ़ते कैसे हैं, लॉ को समझते कैसे हैं, लॉ में अगर एंड लिखा है तो क्या मतलब है, लॉ में अगर और लिखा है तो क्या मतलब है। ये इंग्लिश ग्रामर नहीं होती है लॉ में। लॉ में हर चीज का अलग नंबर, जैसे मैथ्स में रोमन नंबर 1 2 3 4 होते हैं, लॉ में उन रोमन नंबर्स का कुछ अलग मतलब होता है। तो ये एक ऐसा एक्ट है जो आपको हेल्प करेगा लॉ को कंसिडर करने के लिए। और नॉर्मली जब कुछ लिखा हो इंग्लिश में और हम उसको ट्रांसलेट करें, जब कुछ लिखा हो इंग्लिश में हम उसको ट्रांसलेट करें हिंदी में, तो जैसे कि एक शब्द उठा लेते हैं कंसिडरेशन, हम बोलेंगे कंसिडरेशन का मतलब होता है कंसिडर करना, जिसको इंग्लिश आती है हिंदी में ट्रांसलेट कर दो जी, आप बोलोगे किसी चीज नू कंसिडर करना। बट जो लॉ पढ़ता है और जिसको लॉ की वोकैबुलरी आती है उसको पता है कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। लॉ की वोकैबुलरी में, इंग्लिश में उसका मतलब यही होता है किसी चीज को कंसिडर करना, लेकिन लॉ में उसका मतलब टोटली चेंज हो जाता है। तो एज फार एज लॉ इज कंसर्न्ड, बाकी सारे सब्जेक्ट्स को देखते हुए और लॉ को देखते हुए लॉ की वोकैबुलरी टोटली डिफरेंट। शब्द वही हैं जो इंग्लिश में होते हैं, बिकॉज हम लैंग्वेज थोड़ी ना चेंज कर देंगे, लिखना अपने अल्फाबेट्स इंग्लिश के यूज करने हैं, बट उसका मतलब सेम शब्द का लॉ में कुछ और हो जाएगा और बाकी सब्जेक्ट्स में कुछ और होगा। इज दैट क्लियर? अब इंटरप्रिटेशन को स्टार्ट करने के लिए, हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, और जब आप उस एग्जाम्पल को रैंडमली समझ लोगे उसके बाद हम प्रैक्टिकल टॉपिक को समझने की लैंग्वेज पे आएंगे। ठीक है, आपने उस एग्जाम्पल को नोट भी करना है एज अ रफ के तौर पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अपने वर्ड्स में उसको साथ साथ नोट करते रहोगे। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? हेडिंग दे देंगे हम कॉपी पे, लेक्चर 1 इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, which is called IOS, interpretation of statutes। हम कानून को इंडिया में हम लॉ बोलते हैं, सेम चीज को, इसी लॉ वर्ड को इंग्लैंड में स्टैट्यूट बोलते हैं। तो जो ऊपर स्टैट्यूट वर्ड दिया है वो कुछ नहीं है, वो लॉ ही है, बस सिर्फ वो इंग्लैंड की लैंग्वेज में, मतलब ब्रिटिश लैंग्वेज में लिखा हुआ, मतलब उसका लॉ ही होता है। और अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो हम बोलेंगे लॉ में लिखे शब्दों को सही अर्थ देना, सही मीनिंग देना, अर्थ लिखना नहीं आता मुझे। दिस इज व्हाट इज इंटरप्रिटेशन। तुम्हें नहीं आता तो बहुत गलत बात है, तुमने अभी भी पढ़ाई पास करी है, मुझे नहीं आता तो समझ आता है, 50 साल हो गए अर्थ उर्थ बड़ा ऐसे शब्द लिखे हैं।
वो मैंने सर्जरी कराई हुई। तो लॉ में लिखे शब्दों को सही मीनिंग देना इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन, और स्टैट्यूट का मतलब होता है कानून। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं कैसे तुम समझोगे इंटरप्रिटेशन। सिंपल अभी बात कर रही हूं। मान लो वहां पे लिखा था ड्रिंक एंड ड्राइविंग व्हीकल नॉट अलाउड, ठीक है। अब हमारे शर्मा जी साइकिल लेके चल दिए, मोड़ से उठाया अपना पौआ, पौआ उठा के शर्मा जी गाना, वो कान में ईयरफोन लगाए हुए हैं। इस उम्र में बीवी से बात करते नहीं जाएंगे, श्योर है। किससे बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। हाँ, वीना से। वीना इनकी वो सहेली है जो इंडिया के बाहर है, जो इंडिया के बाहर है। और शर्मा जी यहाँ से जितनी सैलरी कमाते हैं वो सारी उसके फोन कॉल्स में जाती होती थी एक टाइम पे, ठीक है। तो शर्मा जी ने अपनी साइकिल उठाई, शर्मा जी ने अपना पौआ लिया, और शर्मा जी ने आगे से गाड़ी आ रही थी ठोक दिया। पिए हुए थे यार, अंडरस्टैंड। ही वॉज, हम क्या बोलते हैं, ड्रंकर्ड कौन होता है? शर्मा जी नहीं, अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का बंदा, अनसाउंड माइंड। वो अपने मतलब वो अपने कानून की नजर में वो इनकम्पिटेंट बंदा है। क्यों? क्योंकि वो अपने सेंसेस में नहीं है। लेमन लैंग्वेज बोलेंगे वो पीता सी, बट लॉ में हमें सोफिस्टिकेटेडली लॉ के वर्ड्स देने पड़ेंगे, ठीक है। अब शर्मा जी को पुलिस ने पकड़ लिया। वो कहते जी आपको नहीं पता ड्रिंक एंड ड्राइव अलाउड नहीं है। शर्मा जी ने आके किसी अच्छे लॉयर से डिस्कस कर लिया। नहीं, मैं नहीं हूं, क्योंकि अभी पता लगेगा वो अच्छा लॉयर ने गड़बड़ कर दी थी। तो उन्होंने ना, उसने उसको बोला अच्छा ड्रिंक एंड ड्राइव नॉट अलाउड। ड्राइव वर्ड व्हीकल्स एक्ट से लिया हुआ है, और व्हीकल एक्ट में ये बात लिखी हुई है कि व्हीकल का मतलब होता है जिसमें कोई ना कोई इंजन या कोई ना कोई मोटर फिट है। समझ आया? शर्मा जी कहते हैं हाँ, मैं तो एक पैरा नाल पैडल मार रहा सी, ना मोटर ना इंजन। तो मैंने साइकिल अगर ठोक भी दिया तो किसी के डैश डैश का क्या जाता है? मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, बिकॉज कानून कहता है ड्रिंक एंड ड्राइव नॉट अलाउड, और व्हीकल एक्ट उसको सपोर्ट करते हुए कहता है कि ड्रिंक एंड ड्राइव ऑफ अ व्हीकल नॉट अलाउड। व्हीकल का मतलब होता है मोटर वाली चीज। मैं तो सेफ हो गया बिकॉज मैं तो पैडल मार रहा सी। नाउ यू अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर इस बात में हम शर्मा को सपोर्ट कर दें, शर्मा ने नॉर्मल बात करना कॉमन मैन की, क्या शर्मा ने गलत किया कि नहीं किया? किया। ही वॉज ड्रंक एंड ही वॉज ड्राइविंग। उस रीजन उसने सिर्फ अपनी जान खतरे में नहीं डाली, सामने वाले की जान भी। माइट भी उसने शर्मा को बचाने के चक्कर में लेफ्ट स्टीयरिंग मारा और खुद ही दीवार में बच गया। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो कानून कहता है जिसने भी लॉज बनाए उसने उस वक्त की परिस्थितियों को और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कानून में कुछ लिख दिया। लेकिन अपने इंडियंस कुछ ज्यादा शातिर है, वो चीज से पहले उसका तोड़ निकालते हैं, है ना। सॉफ्टवेयर बाद में आता है, वायरस पहले आ जाता है। तो कंसिडरिंग एवरीथिंग, अगर कानून में लिखे शब्दों की आड़ में कोई उसी शब्दों को इंटरप्रेट, शब्दों को, लिखे शब्दों को अर्थ देके पतली गली से निकलने की कोशिश करेगा, और जज को बैठे पता लग रहा है कि अगर मैंने एज इट इज लॉ में लिखे शब्दों को अर्थ दे दिया तो इसने गलत तो किया है, बट कानून में वो शब्द नहीं लिखे जो इसको पकड़ सके, तो वहां पे इंटरप्रिटेशन जज करता है। जज कहता है मैंने माना ये लिखा नहीं है, उस वक्त मैं उसको इंपॉर्टेंस भी नहीं दूंगा कि लिखा क्या, मैं उस चीज को इंपॉर्टेंस दूंगा इसको पीछे लिख, इन शब्दों को लिखने के पीछे मकसद क्या रहा होगा, इंटेंशन। और वहां पे जज ने इंटेंशन को पकड़ा कि बेसिक इज ड्रिंक एंड ड्राइव नॉट अलाउड है क्योंकि जान को खतरा है, फिर चाहे वो साइकिल ही क्यों ना हो। समझ आई मेरी बात? दिस इज द कमाल ऑफ इंटरप्रिटेशन, कि जो बात लिखी भी नहीं है, सिचुएशन की आड़ में जज उस चीज को अपने शब्द देके कैप्चर कर सकता है। इसीलिए जज की पोस्ट बहुत स्ट्रांग होती है। एम आई क्लियर?
क्यों? क्योंकि वो बोलता है मुझे पता है ये लिखा नहीं है, पर मुझे ये पता है लिखने वाले की इंटेंशन ये थी। अब लिखने वाला चाहे लुढ़क चुका हो, पर जज ने बोल दिया तो मानना पड़ेगा। सो यहां से तुम्हें ये पता चल जाता है इंटरप्रिटेशन कॉमन मैन नहीं कर सकता। इंटरप्रिटेशन करने के लिए तुम्हारे पास जज की कुर्सी होनी चाहिए। तो इंटरप्रिटेशन करना कोर्ट का काम है। तो जब हम बोलते हैं कि इंटरप्रिटेशन कोर्ट कर रहा है, कोर्ट में आपको पता है डिसीजन लेने का ओहदा सिर्फ जज के पास है। लिखेंगे हम यही कि इंटरप्रिटेशन इज डन बाय कोर्ट्स, बट इट मींस इंटरप्रिटेशन इज डन बाय जज इन द कोर्ट। एम आई क्लियर? आप फटाफट से इस एग्जाम्पल को अपने वर्डिंग्स में अपने आप को समझाते हुए मेंशन करेंगे, ताकि आपको समझ आए कि हम इंटरप्रिटेशन में करने क्या वाले। पेन इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स। व्हीकल्स एक्ट की वर्तों जरूर करना, मोटर से चलने वाली व्हीकल को एक्सप्लेन जरूर करना, एंड देन इंटरप्रेट इट। जल्दी से, आई एम वेटिंग। ये कृष्णम को जरा स्टार्ट करा दो, आगे की गाड़ी खुद चला लेगा। किक मार दो बस, एक्टिवा जाम हो गया। डन है? गुरनूर सीए बन गया है। सीए बनने के बाद थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और शादी करने की उसने डिसीजन लिया। गुरनूर पहले सीए बना, उसके बाद निर्णय गलत लेने वाला है। ही इज गोइंग टू मैरी। वेडिंग इनविटेशन, ठीक है जी। अब इसने क्या किया, वेडिंग इनविटेशन जो ये लेके आ रहा है, इसके लिए इसने डिसाइड किया कि मैं चॉकलेट बॉक्सेस बनाऊंगा। कहता ये दूंगा सिर्फ क्लोज वंस को। कहता यार शादी कर रहा हूं, अचीवमेंट है, एक टाइल पे एनग्रेव करवा लेता हूं। पत्थर पे एनग्रेव करवाना, इसने टाइल पे एनग्रेव करवा दिया, एनग्रेव्ड ऑन टाइल। कहता ये ना आई विल कीप फॉर मेमोरीज, अपने ये अपने पास रखूंगा इनवाइट, ये किसी और को नहीं दूंगा, ये मेमोरीज के लिए अपने पास रखूंगा। हाँ जी, हाँ जी।
शर्मा जी को फोन करके बोल। तो ये एनग्रेव्ड ऑन टाइल है। तीसरा इसने बनाया पेपर इनविटेशन। वो गाना था ना रिश्तेदार डैश डैश, ये उनके लिए है। नॉर्मल रिलेटिव्स लिखते नॉर्मल है, होते अब नॉर्मल है। जो बच्चे नए हैं और मेरे को पहली बार ही सुन रहे हैं, हम 100% रिलेटिव्स के अगेंस्ट हैं। ये होते ही डैश डैश है, सारे नहीं, थोड़े थोड़े, मोस्टली वैसे। हाँ बिल्कुल, मैं सहमत हूं। पेपर इनविटेशन फॉर नॉर्मल रिलेटिव्स, और कहता जो थोड़े दूर है उनको ईमेल कर देंगे। ईमेल फॉर फ्रेंड्स लिविंग फार। अब सपोज ये जो पेपर वाला इनवाइट है ये पहुंचा जशनीत के पास। सोच लो इसने जशनीत को किस कैटेगरी में रखा है। अब जशनीत के पास ये गया और सपोज करो मैं यहां बैठी हूं, मेरे सामने इनवाइट आया, मैंने जशनीत को बोला जशनीत बता जरा क्या लिखा है इसमें, क्या कहता है गुरनूर, कहां शादी कर रहा है, किससे शादी कर रहा है, कौन है वो डैश डैश। नहीं नहीं, इसको नहीं कह सकते। कौन है वो हुसन परी जिससे वो शादी कर रहा है। तो जशनीत कहती मैम पढ़ने तो दो, लिसन पढ़ने तो दो तो ही बताऊंगी। मैंने कहा नहीं यार, तू ऐसे ही बता दे, तू ऐसे ही बता दे। तेरे को क्या लगता है वो गेस वर्क होगा, तेरे को क्या लगता है वो गेस वर्क होगा। लेकिन अगर वो इस चीज को पढ़ेगी, ध्यान से सुनना है, शी रेड द वर्ड्स, कुछ शब्द होंगे जो उसको एग्जैक्टली क्लियर होंगे। एज एन एग्जाम्पल, जिस लड़की से ये शादी कर रहा है उसका नाम CAXYZ है, इसको क्लियर हो गया। लेकिन इसने लिखा मैरिज विल बी हेल्ड इन रेडिसन ब्लू बैंक्वेट और रेस्टोरेंट। अब क्या हुआ, इसको क्लियर नहीं हुआ कि शादी ये बैंक्वेट में कर रहा है कि शादी ये रेस्टोरेंट में कर रहा है। तो जब इसने एनवलप खोला, इनवाइट पढ़ा, कुछ शब्द ऐसे होंगे जिसको बैंग्स ऑन क्लियर होंगे, कुछ शब्द ऐसे होंगे जिसको बैंग ऑन क्लियर नहीं होंगे। अब जो वर्ड्स इसको बैंग ऑन क्लियर नहीं है उनकी दो स्टेजेस आएंगी। या तो कुछ शब्दों को ये अपने अर्थ देके सेल्फ क्लैरिफाई कर लेगी, सेल्फ को समझा देना नहीं नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है ऐसा ही होगा। कुछ चीजें होंगी इसको क्लैरिफाई करने के लिए हेल्प चाहिए होगी। तो वहां पे नीचे नंबर दिया था फॉर एनी क्वेरीज कॉल पारस सो एंड, आगे नंबर दिया हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ शब्दों को कॉमन मैन अर्थ दे सकता है, कुछ शब्दों को वही अर्थ देगा जिसने उस चीज की स्टडी की है, जिसको उसकी डिटेल्स पता है। समझ आया? तो जी पारस ने उसको डिटेल्स दे दी और अंडरस्टैंडिंग पूरी जशनीत को हो गई। उसके बाद ही जशनीत कंक्लूजन पे आएगी। लॉ इज ऑल्सो लाइक दिस। हमारे सामने अगर किसी दो लोगों की कोई डीड, कोई एफिडेविट, कोई स्टाम्प पेपर, कोई गिफ्ट डीड आगे रख दी जाती है, हम उसको इंटरप्रेट बिना पढ़े नहीं कर सकते, हमें पहले उसे पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद कुछ चीजें जज को क्लैरिफाई हो जाएंगी, अच्छा इसका यही मतलब है। कुछ चीजों को इंटरप्रेट करने के लिए वो सेक्शंस की यूजेज करेगा कि फलाने एक्ट के सेक्शन में इस शब्द का ये मीनिंग लिखा है। समझ आया? कुछ शब्द वो सेल्फ क्लैरिफाई करेगा, कुछ शब्द वो सेक्शन से उठाएगा। जो शब्द जज सेक्शन से उठाएगा उसकी लैंग्वेज तो एज इट इज रहेगी। कुछ चीजों को वो सेल्फ एक्सप्लेन करेगा, वो उसकी इंटरप्रिटेशन होगी। तब जाके दो लोग जो डिस्प्यूट लड़ रहे हैं कोर्ट में,
उनका डिसीजन या उनका कंक्लूजन पे हम आएंगे। समझ आई मेरी बात? इज दैट क्लियर? ठीक है जी। अब उसने ये जशनीत को दिया और यहां से मैंने जशनीत को बोला काइंडली एक्सप्लेन व्हाट गुरनूर wants to convey। तो जशनीत मुझे आंसर देगी दैट मैम फॉर दैट आई हैव टू रीड। व्हाट? वर्ड्स। वर्ड्स की हमारे सामने दो सिचुएशंस आएंगी। कुछ वर्ड्स तुम्हें क्लियर होंगे, कुछ वर्ड्स तुम्हें अनक्लियर होंगे। जो वर्ड्स तुम्हें क्लियर होंगे वो ऑलरेडी अंडरस्टूड हो चुके हैं। जो वर्ड्स तुम्हें अनक्लियर है उसको बाय यूजिंग सर्टन मीन्स, by using certain means you will try to understand it। और जो अंडरस्टूड थे वो क्लियर थे, वो समझ लिए, जो अनक्लियर थे उसको हमने समझा। इन दोनों के बाद हमारा क्या निकलेगा? कंक्लूजन। समझ आया? पहले यहां तक आपकी कॉपी में होना चाहिए, फिर मैं आगे चलूंगी। ये ऊपर वाला नोटेड है? यहीं से करना है? कहां तक किया था? चलो, जिसको जिसकी शादी करानी है उसका नाम लिख देना। हाँ ठीक है, डन। गुरनूर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बात तो ऑब्वियस है, मंडली की शादी थोड़ी करनी है। बेटे शुक्र कर यहीं पे रुक गए हैं, नहीं तो कहां से कहां साथ जाते पता नहीं। वो पढ़ चुकी है, कंक्लूड कर चुकी है, वो मुझे बता सकती है क्या लिखा है। तो पहले पे आते हैं, व्हाट वाज गिवन इन इनविटेशन। व्हाट वाज गिवन इन इनविटेशन, वहां पे लिखा था यू आर cordially invited for celebration of wedding ceremony, celebration of wedding of CA Gurnoor on December 2028 at banquet or restaurant Radisson Airport Road, अमृतसर। ऐसा दिया हुआ था इनवाइट में। यहां से क्लियर क्या हुआ? क्लियर क्या हुआ? शादी
1 दिसंबर 2028 को है, शादी रेडिसन में है, शादी गुरनूर की है। ये क्लियर हो गया। और अनक्लियर क्या रहा, देखो मैं उस हिसाब से कलर्स यूज कर रही हूं। अनक्लियर क्या रहा, बैंक्वेट में है कि रेस्टोरेंट में। इज दैट क्लियर? आगे अब सीए बन गया है तो दिमाग थोड़ा ज्यादा चलना शुरू हो जाता है। इसने अपने कार्ड में ना थोड़ा लॉ से प्रभावित होकर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखवाई हुई थी। इसने कार्ड में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, ये सब आप नोट कर रहे हो बिकॉज मैंने क्वेश्चंस जब कराने मैंने लिंक करवाना है इसके साथ, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस कार्ड में लिखी हुई थी। सबसे पहली टर्म एंड कंडीशन थी खानदान लेके ना आ जाना, नंबर ऑफ पीपल। ही इज कैलकुलेटिव, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका है। नंबर ऑफ पीपल कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था मैक्स 2। हम और हमारे दो नहीं चलेगा, मैक्स 2 ऑन 1 कार्ड। अब इसको लिखे होने में अनक्लियर कुछ भी नहीं है, क्लियर है। या एक आ सकता है या दो आ सकते हैं, दो से ज्यादा। उसने लिखा यही था, हमने सेल्फ इंटरप्रेट क्या किया, 1 अलाउड, 2 अलाउड, ग्रेटर देन 2 नॉट अलाउड। ये हमने इंटरप्रेट किया और ये इंटरप्रेट ऐसा है जो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कुछ अनक्लैरिटी नहीं है। आगे दूसरा, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, और वहां पे लिखा था मोबाइल फोन रिस्ट्रिक्टेड। इसने ऐसे ऐसे कांड करने हैं शादी पे जो ये चाहता रिकॉर्ड ना हो। मोबाइल फोन रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है जी। पारस आ गया, पारस के पास कार्ड है ना 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 ना, पारस लॉ पढ़ा है, पारस लॉ पढ़ा है, पारस मोबाइल नहीं लाया। पारस को सिक्योरिटी गार्ड ने साइड पे किया, कहता यार उसके ऊपर लिखा था फोन नहीं लाना, मैं तो कैमरा लेके आया हूं। पारस गॉट कैमरा, कहते पीछे पीछे सार्थक भी आ गया। सार्थक कहता मेरे पास तो आईपैड है, मेरे पास तो आईपैड है। और पीछे पीछे रोहित भी आया। रोहित कहता मैं कृष्णम के साथ आया हूं, क्या पता इधर उधर हो जाए, एक वॉकी टॉकी उसको दिया हुआ है, एक वॉकी टॉकी मेरे पास है। मैंने उसको वॉकी टॉकी दे रखा है कि वो बताएगा अच्छा तूने मटन ट्राई किया, स्वाद है तो मैं वहां आता हूं। मैं ड्रिंक काउंटर पे हूं, तू मटन काउंटर पे है, फोन कर दी, अगर स्वाद होगा तो मैं आता हूं, ड्रिंक अच्छी होगी तो मैं तेरे साथ मिल जाऊंगा, हम दोनों इन कांटेक्ट में रहेंगे। मोबाइल तो इस साले ने बैन कर दिया, सॉरी, बीप 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 बीप। कंसिडरिंग दैट, अब जी ये लोग अंदर फोन कर रहे हैं गुरनूर को, गुरनूर स्टेज पे बैठा है कि यार तेरे सिक्योरिटी गार्ड ने हमें लाइन में खड़े किया हुआ है, हमने शादी में आना है, और हमने तो बिल्कुल वही किया। नाउ अंडरस्टैंड, सिक्योरिटी गार्ड साइड पे क्यों कर रहा है, लिखा क्या है, लिखा क्या है। प्रैक्टिकली अगर मैं शब्दों को शब्दों के हिसाब से चलूं, पारस, सार्थक, रोहित, कृष्णम ठीक बोल रहे हैं, लेकिन अगर अब मैं इंटेंशन के हिसाब से चलूं, गुरनूर ने मोबाइल फोन रिस्ट्रिक्ट क्यों करवाए होंगे, थिंक द रीजन। आंसर इज ही वांट अंदर के सीक्रेट्स लॉस्ट नाउ। जो कि जितने फिल्म स्टार्स हैं इनकी पार्टीज की ये कंडीशन होती है, जितने सिर्फ मीडिया के बंदे अंदर कैमरा लेके जाते हैं, वो भी उनको एक रूम दिया जाता है, उस रूम में जो कंटेंट शूट होता है वो आप देखते हो। उनकी प्राइवेट पार्टी के अंदर किसी को भी कोई भी गैजेट लेके जाना अलाउड नहीं है, नहीं तो
धुएं उड़ जाए। समझ आया? नाउ अंडरस्टैंड। तो हम ये नहीं देखेंगे कि लिखा क्या था मोबाइल फोन रिस्ट्रिक्टेड, हमने ये देखना है ऐसा करवाने के पीछे नीयत क्या रही होगी। तो हमें पता लगा कि इसके पीछे नीयत यह, ही डिड नॉट वांट हिज वेडिंग कंटेंट टू बी लूज। माइट बी ये अपने वेडिंग में कुछ ऐसे आर्टिस्ट बुला रहा है जिसको देखने के लिए लोग पे करने को तैयार है, बाद में ही अपनी वेडिंग रील को सेल करवा देगा, राइट्स ले लेगा उसको नेटफ्लिक्स पे प्रेजेंट करने के। देयर कैन बी, बहुत लोग करते हैं ऐसा, करा ना, रणबीर सिंह ने करा, कैटरीना कैफ ने करा, लोग करते हैं ऐसी चीजें। तो हर किसी को डेप्थ इंटेंट अंदर नॉलेज अलाउड नहीं होती। तो लॉ में भी शब्दों की मर्यादा है, यू नीड टू इंटरप्रेट मैनी वेयर। समझ आया? क्या किया मैंने, क्या लिखा उस पर ध्यान नहीं दिया, किस पे ध्यान दिया, इंटेंशन। समझ आया? तो वहां पे मेंशन करो, सिक्योरिटी गार्ड stopped them. अब इन लोगों ने ऑब्जेक्ट किया, they objected that camera, iPad, walkie talkie is not equal to mobile. Then why restricted? Now logic as per law क्या आया, written words are interpreted. Written words are interpreted. Interpreted का मतलब होता है look what was the intention. Look what was the intention. और इस एग्जाम्पल के हिसाब से इंटेंशन was no communication. No communication, maintain confidentiality. Is that clear till here? नेक्स्ट आगे चलते हुए थर्ड टर्म एंड कंडीशन थी गिफ्ट्स। उसका भी कॉलम दिया हुआ था शादी में, जिन जिन को कार्ड्स भेजे हैं। गिफ्ट्स में इसने लिखा था गोल्ड, डायमंड एटसेट्रा ओनली बी गिवन एज गिफ्ट। भगवान करे तुम उस लेवल तक पहुंचो कि बहुत इजी हो इनको बाय करके शादी पे जाना। ये क्यों बोलना नहीं जाना, नेगेटिव नहीं बोलना। अच्छा इसको देना नहीं है, गोल्ड डायमंड एटसेट्रा ओनली बी गिवन एज अ गिफ्ट। अब मान लो ये पारस जो हाथ में कैमरा लेके खड़ा था, गिफ्ट के तौर पे हैंकी का बॉक्स लेके आया था। हैंकी का बॉक्स लेके आया है। क्या हैंकी हैंकर चीफ का बॉक्स उसके गिवन गिफ्ट्स की इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन में फिट आता है? लेकिन वहां पे एटसेट्रा लिखा है। नाउ माय पॉइंट इज, अगर एटसेट्रा लिखा है तो आता है? हाँ के ना? आंसर इज नहीं आता। रीजन, लिसन, रीजन, जिन शब्दों को एग्जैक्ट शब्द दिए जाते हैं, जैसे गोल्ड हमें पता है क्या होता है, डायमंड हमें पता है क्या होता है, जो ये वर्ड्स हैं
इनको लॉ में हम बोलेंगे ये स्पेसिफिक वर्ड्स। और जो एटसेट्रा है लॉ में ये जनरल वर्ड है। बट लॉ का असूल ये है जो जनरल वर्ड दिया होता है उसको तुम्हें इंटरप्रेट इसी के कैटेगरी में करना पड़ेगा, इंटरप्रेटेड इन दैट कैटेगरी ओनली। आपको मेरी बात समझ आई है? इसका मतलब है अगर कोई एज एन एग्जाम्पल पर्ल्स का नेकलेस ले आया है, वो आता है, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली गोल्ड और डायमंड क्या है, ये जेम्स ही हैं, जूल्स ही हैं, तो पर्ल भी तो जूअल ही है। तो अगर कोई पर्ल्स का नेकलेस लेके आता है तो वो आता है। और अगर कोई हैंकी का बॉक्स लेके आता है, हैंकी कैसे लिखते हैं? हैंकरचीफ, हैंकरचीफ का बॉक्स लेके आता है तो ये अलाउड नहीं है। इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो मेरे को तुम्हें बताने का मतलब ये है एंड अदर रिलेटेड गुड्स दिया होता है ना लॉ में, अदर रिलेटेड गुड्स, इंसिडेंशियल मैटर्स। इफ यू आर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली, अब अगर तुम्हारे को लॉ में, अब मैं लॉ की लैंग्वेज में तुम्हें समझा रही हूं, अगर एटसेट्रा कहीं पे दिया, लॉ में तुम्हें अदर रिलेटेड गुड्स वर्ड दिया, लॉ में तुम्हें इंसिडेंशियल मैटर्स वर्ड दिया, लॉ में तुम्हें एंड सो ऑन दिया, ये सब जनरल वर्ड्स, ये सब लॉ की नजर में इज इक्वल टू क्या है? जनरल वर्ड्स। और जनरल वर्ड्स को मीनिंग कैसे देना? अकॉर्डिंग टू, यस, जनरल वर्ड्स गिवन मीनिंग अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक वर्ड्स। ध्यान देना, इंग्लिश में एटसेट्रा लिख देने का मतलब होता है पता नहीं क्या क्या आ सकता है। लॉ में एटसेट्रा लिखने का मतलब है सिर्फ उसी कैटेगरी की जितनी मर्जी चीजें आ सकती है जो कैटेगरी एटसेट्रा से लिखे पहले शब्द दर्शा रहे हैं, उसके अलावा उसमें कोई डिफरेंट कैटेगरी बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं की जाएगी। एम आई क्लियर? पूछना है कुछ? ओके, नेक्स्ट फोर्थ। तो जी इसके पास कुछ पर्ल्स, कुछ डायमंड, कुछ गोल्ड पहुंच गया है। इसने डाउरी नहीं मांगी थी पर इकट्ठी कर ली है। आगे ड्रेस कोड भी था, इसके कार्ड में ड्रेस कोड की कैटेगरी भी लिखी थी। वहां पे लिखा था येलो, पैरेट ग्रीन, ऑरेंज, मे बी वॉर्न। मतलब मेरी शादी पे तोता बन के आना है, इन शॉर्ट तोते जैसे लगने चाहिए हो सकता है इसने कल्ले ने लाल पहनना हो, क्या है मैं नजर आऊं दूर दूर से? बेटे येलो पहन के जाना, चाशनी लगा के थोड़ी जाना है। इसका मतलब है अगर कोई येलो पहन के गया उसको एंट्री है, ध्यान दो। कोई पैरेट ग्रीन पहन के गया उसको एंट्री है, कोई ऑरेंज पहन के गया उसको एंट्री है। ध्यान से सुनने मेरी बात। व्हाट इफ अगर कोई तीनों पहन गया, यहां पे ग्रीन, यहां पे येलो, पजामा ऑरेंज, देन व्हाट? देन व्हाट? इसका मतलब जिस तरीके की लैंग्वेज यूज की गई है, अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं तो इसमें और भी आता है, इसमें एंड भी आता है। और मतलब अगर कोई कल्ला येलो पा गया ओनू भी आप एंट्री देवांगे, कोई पैरेट ग्रीन डाल गया उसको भी हम एंट्री देंगे। एंड भी आता है, अगर कोई येलो, पैरेट एंड ऑरेंज के कपड़े पहन के गया उसकी भी एंट्री है।
तो वर्ड्स को इंटरप्रेट करने पे हमारे को ये पता लगता है कि जहां पे मे दिया है और डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वर्ड्स दिए होते हैं तो वहां पे इंटरप्रिटेशन में हम उसको और भी ले सकते हैं एंड भी ले सकते हैं। समझ आया? जैसे एज एन एग्जांपल, फाइन 50,000 और इम्प्रिजनमेंट 5 लाख और बोथ। इसका क्या मतलब है? फाइन भी लग सकता है, जेल भी जा सकते हो, एंड भी हो सकता है, दोनों भी कर सकते हो। जबकि दिया वहां पे क्या था? और बट और जहां पे लिखा है वहां पे साथ में क्या आता है? एंड। इसका क्या मतलब है? जहां पे आपको मे भी दिया है वो क्या हो जाता है? ऑप्शनल, लॉ की लैंग्वेज में। जहां पे लॉ में आपको मे भी गिवन है वो हो जाता है ऑप्शनल। दिस मीन्स may be warned। ये ऑप्शनल है। इसका मतलब अगर कोई रेड पहन के आया तो वो भी अलाउड। मे भी क्या? ऑप्शनल। जिन्होंने येलो, पैरेट, ऑरेंज पहना वो तो अलाउड ही है, किसी ने रेड पहना तो वो भी अलाउड है, क्योंकि क्या लिखा है? ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है? नॉट कंपल्शन। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो येलो भी अलाउड हो गया, पैरेट भी अलाउड हो गया, ऑरेंज भी अलाउड हो गया, रेड भी अलाउड हो गया। बहुत ध्यान से सुनना। अब सपोज करो उसने लिखा था येलो, पैरेट, ऑरेंज मे बी वॉर्न, इफ नॉट एंट्री नॉट अलाउड। अब ऐसे लिखा था। अब भी तो मे बी ही लिखा हुआ है, लेकिन शब्दों को इंटरप्रेट करने से पता लगा कि अगर मैं मे बी को मे बी ही पढ़ूंगी तो मीनिंग गलत निकलेगा। तो चाहे लिखा मे बी है, अब मैंने उसको इंटरप्रेट जब किया तो मुझे इंटरप्रेट करके पता लगा लिखा मे बी है, लेकिन इंटरप्रेट शैल या मस्ट होगा। समझ आई मेरी बात? इससे तुम्हें यह पता लग गया कि लॉ में अगर कहीं पे भी तुम्हें मे भी लिखा है तो लकीर के फकीर बन के हम मे बी को ये नहीं मानेंगे कि ऑप्शनल है। शब्दों को ध्यान से पढ़ो। अगर तुम्हें शब्दों को पढ़ के ओनली वर्ड मिल जाए, यहां तुम्हें पता लगे मे बी के साथ कोई पेनल्टी अटैच कर दियो, इसका मतलब लिखा मे बी है लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज क्या है? कंपल्सरी। एम आई क्लियर? तो जैसे ही शैल और मस्ट आया, जो पहले नॉट कंपल्शन था, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ कंपल्शन। अब बताओ मुझे, अब अगर कोई रेड पहन के आया तो क्या अलाउड है? आंसर इज नहीं। आंसर इज नहीं। एज एन एग्जाम्पल, अगर एक बंदे ने रजिस्ट्रार को एनुअल रिटर्न फाइल ना करी और उसने 5 इयर्स के लिए कंसेक्यूटिवली अकाउंट्स ऑफ सॉल्वेंसी फाइल ना किया, और अगर कोई कंपनी अपने इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी वगैरह के अगेंस्ट गई, एलएलपी को ले लेते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी के अगेंस्ट गई, अगर उस कंपनी ने रजिस्ट्रार को अपना स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी 5 सालों के लिए ना दिया और उन्होंने देश के बरखिलाफ कुछ किया, और तो आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की वाइंडिंग अप करवाई जा सकती है। अब लिखा क्या है? और अब आप मुझे बताओ, इसका मतलब है अगर सिर्फ 5 साल की स्टेटमेंट आपने रजिस्ट्रार को नहीं दी, आपकी वाइंडिंग अप हो सकती है। व्हाट इफ 5 साल की स्टेटमेंट भी नहीं दी, एनुअल रिटर्न भी नहीं दी और सॉवरेनिटी को भी हर्ट करे, तो एंड लग गया। तो अगर एंड लग गया तो क्या आपकी वाइंडिंग अप नहीं होगी? आंसर इज होगी। तो लॉ में हमेशा ये समझ लेना है, जहां पे और दिया है वहां पे एंड साथ में आएगा ही आएगा, लेकिन जहां पे एंड दिया है वहां पे और इंक्लूड नहीं होगा। समझ आई मेरी बात आपको?
तो मैं इसको क्लब करके समझाऊंगी। 5th हेडिंग देके डांस फॉर्म, मतलब इसकी शादी पे आके अपनी मर्जी का भंगड़ा भी नहीं डाल सकते। डांस फॉर्म, अब समझ आया मोबाइल फोन क्यों रिस्ट्रिक्ट करवा रहा था। डांस फॉर्म पे लिख रहा है कथक, कथक, भांगड़ा, भांगड़ा, एंड गिद्धा। इसका क्या मतलब है? कथक अलाउड है, भांगड़ा अलाउड है, गिद्धा अलाउड है। और मैंने बोला जहां पे एंड आता है वहां पे और नहीं आता। इसका मतलब अगर कोई कल्ला कथक डांस कर रहा है तो क्या ये उसको बाहर निकाल देगा? और अगर मैं एंड वर्ड को समझू, मतलब इस हाथ से कथक करना, इस हाथ से भंगड़ा करना, और गिद्धे के लिए ऐसे कमर बाहर निकाल लेना, क्योंकि एंड का मतलब है तीनों को साथ में लेके आना। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब क्या करूं, फंस गई मैं। तो मैंने तुम्हें क्या बोला, एंड में और, पर इंटरप्रिटेशन करते वक्त अगर जरूरत पड़ेगी तो एंड में और आ भी सकता है। दैट इज वाई मैंने तुम्हें बचपन से एक चीज पढ़ाई है, लॉ में कोई भी लिखी चीज पत्थर पर लकीर नहीं है। देखा तुमने, ऐसे करके तुम फंस गए एंड को और बीच में लाके। कैसे करोगे ऐसा डांस? सोचो फोटोएं कैसे आएंगी। नहीं, उसने सेल्फ फोटोग्राफर तो रखा ही होगा, तो नेटफ्लिक्स पे उसने प्रेजेंट नहीं करना। छोटा क्यों सोचना, नेटफ्लिक्स पे लगाएंगे। बच्चे समझ आई है। अब यहां पे मैं क्या बोलूंगी, एंड वर्ड गिवन है, इंटरप्रेट, एंड वर्ड गिवन है, इंटरप्रेट करना है। एंड का मतलब होता है ऑल गिवन थिंग्स आर मैंडेटरी, all given things collectively are mandatory. एंड के साथ जो लिखी चीजें दी होती हैं उन सबका कलेक्टिवली होना जरूरी होता है। बट इंटरप्रिटेशन में वेरी, अगर इंटरप्रिटेशन करने की नौबत आ गई और एंड को मीनिंग देने के चक्कर में रॉन्ग चीज सामने आ रही है तो फिर हम एंड को एंड की तरह इंटरप्रेट नहीं करें। जैसे उन्होंने स्मॉल कंपनी में बोल दिया कि स्मॉल कंपनी डिक्लेयर होने के लिए कंट्रीब्यूशन इतनी होनी चाहिए एंड टर्नओवर इतना होना चाहिए, तो मेरे को दोनों को ही लाना पड़ना है। वहां पे इंटरप्रिटेशन का कोई लॉजिक नहीं लगना। आपको समझ आ रही मैं क्या बोल रही हूं? पक्की बात है। आगे चलते हुए उसके बाद लास्ट में इसने मैप दिया हुआ था, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स बाहर से आ रहे हैं एयरपोर्ट से और जो रिश्तेदार स्टेशन से आ रहे हैं, उसका मैप यहाँ कर करके दिखाया हुआ है कि जी रेडिसन यहाँ पहुंचोगे। ऐसे ही स्टेशन से लिंक लुंक कर करके बनाया हुआ है कि रेडिसन आप ऐसे पहुंचोगे। ये भी कार्ड में बना हुआ है, मैप दिया हुआ है, लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, ये वहां पे मेंशन्ड है। ठीक है, अब आप ध्यान दो। आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा था कम्युनिकेशन विल सेट टू बी कंप्लीट जब लेटर रीचेज द ऑपोजिट पार्टी। जब कोई बंदा किसी को लेटर पोस्ट करता है, हम ये मान के चलेंगे कि वो लेटर उस तक पहुंच गई जब वो उस लेटर को रिसीव करता है और वो चीज उसकी नॉलेज में आ जाती है। याद करो,
हमने बोला था पोस्टमैन अगर घर पे लेटर फेंक आएगा तो उससे जस्टिफिकेशन नहीं होनी, वहां पे ये प्रूफ होना चाहिए कि उसकी नॉलेज में आ गया बाय हिज सिग्नेचर्स। समझ आई मेरी बात? कौन से जमाने में लिखा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? 1872। तो 1872 में तो होते ही कबूतर और पत्र थे, पत्थर 1872 में तो होते ही पत्र और कबूतर थे, तो उनका जरिया ही कम्युनिकेट करने का पोस्ट और लेटर होता था। तो जिन लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्रूव करवाया, अब बताओ वो कहां गलत थे? कहीं पे भी नहीं। उन्होंने तो वही लिखा ना उस वक्त जो चलता था। लेकिन अगर आज मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 2025 में इंटरप्रेट करना पड़े तो हम बोलेंगे अगर व्हाट्सएप का ब्लू टिक आ गया तो, व्हाट्सएप के 2 डंडे आ गए तो, ईमेल डिलीवर्ड हमारे को नोटिफिकेशन आ गई तो हम मानेंगे ऑपोजिट पार्टी को क्या हो गया? कम्युनिकेशन। दैट इज द रीजन कि तब जब आप छोटे बच्चे थे आपके मन में आता था मैम ये क्या पढ़ा रही है, लेटर चलती नहीं, तोते उड़ते नहीं, चिट्ठियां लेके, तो मैम क्या पढ़ा रही है? तो पॉइंट इज जमाना बदल जाने के हिसाब से जो पुराने स्ट्रॉन्ग एक्ट्स लिखे होते हैं वो नहीं बदलते। जज जरूरत पड़ने पे या हम एज अ लॉयर्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूरत पड़ने पे करंट एरा के हिसाब से उन शब्दों को करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या कर देते हैं? इंटरप्रेट। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट धकियानुसी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिल्कुल ठीक है, सिर्फ हमें उसमें वो कम्युनिकेशंस या वो जरिए जो पुराने लिखे हैं उसको हम आज के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं? इंटरप्रेट। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? वहां पे आप मेंशन करो अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट it was mentioned that communication of offer is complete. In Indian Contract Act it was mentioned that when communication of offer is said to be complete, when letter comes to the knowledge of the offeree, when letter comes to the knowledge of the offeree, now this act is of 1872. Now this act is of 1872. If we interpret it in 2025, if we interpret it in 2025, it means instead of letter, WhatsApp, Instagram, Facebook messages, emails will be taken into consideration. Will be taken into consideration. Is this clear? Yes, sir. अब ध्यान देना है, सारे को कलेक्ट करते हैं। शॉर्ट में लिख रही हूं, चॉकलेट का डब्बा, पेपर पे इनविटेशन, टाइल पे एनग्रेव, उसके अलावा क्या दी थी? ईमेल। और कुछ लोगों को बट ऑब्वियस आजकल हम व्हाट्सएप कार्ड भी बनवाते हैं, व्हाट्सएप कार्ड बनवाते हैं ना, व्हाट्सएप कार्ड भेज दिए। इन सब में आपने यूज ऑफ क्या किया? अगर आप देखो कार्ड पे वर्ड्स है, मैप के फॉर्म में फिगर है,
लिखवाया ना, मैप भी इंक्लूड करना है। उसमें फिगर है, भगवान जी की कई लोग मूर्तियां, गुरु जी की कोई मूर्तियां, अपनी कोई कैरिकेचर बनवा लेते हैं, दूल्हा सेरा लेके खड़ा है, दूल्हा गार्ड के ऊपर होती है ना ऐसी फिगर्स। तो इसका मतलब है उस पे डायग्राम्स भी हो सकते हैं, हो सकता है मालिबू रिजॉर्ट या रेडिसन की फोटो लगाई हो, डायग्राम्स भी हो सकते हैं। देन कई बारी ओरिजिनल फोटो का कार्टून कैरेक्टर भी क्रिएट किया होता है, नोन टू बी कैरिकेचर। जैसे पॉलिटिक्स पे होता है मोदी जी और ये, और वो कार्टून बनाते मोदी जी भाग रहे हैं और वो सोनिया गांधी आगे आगे भाग रही है, कार्टून फॉर्म में शो करते हैं, कैरिकेचर। और अगर कहीं लिथोग्राफी, जैसे कि एंशिएंट टाइम्स में उदयपुर जयपुर की दीवारों पे पुराने चीजें एनग्रेव्ड है, ठीक है, तो शब्दों का आपने जो ये सब इनवाइट करने का डॉक्यूमेंट यूज किया, वर्ड्स फिगर्स में कैसे लिखा है, क्या यूज ऑफ किया, इट कैन बी वर्ड्स, इट कैन बी फिगर्स, इट कैन बी डायग्राम्स, इट कैन बी कैरिकेचर, इट कैन बी लिथोग्राफी। तो जब आप ध्यान देना, जब आप किसी भी सब्सटेंस पे, सब्सटेंस चाहे पेपर हो, चाहे बॉक्स हो, चाहे ईमेल हो, क्योंकि ऑनलाइन लिखा गया है, एनग्रेव दो, चाहे पत्ते पे लिखा हो, चाहे दीवार पे लिखा हो, चाहे सड़क पे लिखा हो, चाहे डेस्क पे लिखा हो, मोनू लव्स द प्रिया, वो बच्चे लिखते होते ना खरोच खरोच के, पता नहीं क्या मजे आते हैं उनको उसमें। तो जब आपने एनी मैटर रिटन, जब आपने किसी सब्सटेंस के ऊपर कोई भी तरीके का मैटर लिखा है, लॉ में हम उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। कहीं पे भी लिखा हो, कैसे भी लिखा हो, तो वो एविडेंस, वो एविडेंस है, एविडेंस के तौर पे उस चीज को प्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसीलिए हम उसको कानून की नजर में क्या इंक्लूड करेंगे, डॉक्यूमेंट। नाउ द पॉइंट इज, ये जो डॉक्यूमेंट आ गया, क्या ये लीगली एनफोर्सेबल है? क्या ये लीगली एनफोर्सेबल है? आंसर इज, पत्ते पे लिखी बात को जज के सामने कैसे प्रेजेंट करोगे? सोचो ना, पत्ते पे लिखी बात को जज के सामने कैसे प्रेजेंट करोगे? लीगली एनफोर्सेबल है कि नहीं, इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांसेस। और आपको पता है, जब लॉ में हमने ये बात बोलनी होती है, माहौल को देख के, सिचुएशन को देख के डिसाइड किया जाता है कि इसका आंसर क्या होगा, उसको हम लॉ में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये लॉ की टर्म्स आ रही है सारी। तो कहते हैं क्या एक डॉक्यूमेंट लीगली एनफोर्सेबल है? कहते पता नहीं लीगली एनफोर्सेबल है कि नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ध्यान दो, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब क्या हो गया, ये लीगली एनफोर्सेबल हो भी सकता है, नहीं भी, मे नॉट बी। तो ये लीगली एनफोर्सेबल हो भी सकता है, हो सकता है लीगली एनफोर्सेबल ना हो। ध्यान देना, अगर ये मे बी, अगर ये लीगली एनफोर्सेबल है, तो हम इस डॉक्यूमेंट को इज इक्वल टू एविडेंस ले सकते हैं। लेकिन अगर ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, तो फिर हम उसको इक्विवेलेंट टू एविडेंस के तौर पे प्रेजेंट नहीं कर सकते। मैम, लीगली एनफोर्सेबल का मतलब क्या हो गया, जो लिखा वो कानून के स्टाम्प पेपर पे लिखा, समझ आया? तो कानून के स्टैम्प पेपर पे लिखा, वो लीगली एनफोर्सिएबल है।
आप ऑडिट कर रहे हो, आपने ऑडिट की डिटेल्स अपने पेन से लिखी है, वो लीगली एनफोर्सिएबल है। आपकी कोई रसीदें मिल गई जो उसके साथ हिसाब की थी, वो वाउचर्स है, लीगली एनफोर्सिएबल है। इसीलिए कहते हैं जब काम करते हैं, रफ कॉपियां बना रहे होते हैं कि ऐसा ऐसा हिसाब आया, जो नहीं किसी को शो करना, उसको अपनी प्रीमिसेस में कभी नहीं छोड़ के जाते, वो सब लीगली एनफोर्सिएबल कंसिडर कर लिया जाता है। वाई वाई बिकॉज वो मेन एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिंग एविडेंस है, और सपोर्टिंग एविडेंस कभी भी स्टाम्प पेपर पे नहीं होता, येट हम उसको लीगली एनफोर्सिएबल मानेंगे। अब तो मैंने ये भी क्लियर कर दिया, स्टैम्प पेपर पे लिखा तो लीगली एनफोर्सिएबल है ही है, सिंपल पेपर पे लिखा आपको लगेगा माइट भी लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है, बट मैंने तुम्हें प्रूव किया, बताया कि अगर लीगली एनफोर्सिएबल कुछ लिखा है, उसके सपोर्ट में, उसके एविडेंस में मेरे को कुछ चाहिए, तो बट ऑब्वियस है कि वो स्टैम्प पेपर पे नहीं होगा, वो फिर कंप्यूटर में हो, किसी बंदे के मुंह में हो, कि कुछ बोलना है उगलवाओ इससे उस बात को, कहीं पे लिखा हो, फिर चाहे वो स्टाम्प पेपर नहीं है, फिर चाहे वो रिकॉर्डेड वॉइस हो, जो मर्जी हो, उसको एविडेंस के तौर पे प्रेजेंट किया। Am I clear with you all? Yes. In case you want to write anything, I give you 2 minutes to understand, to make yourself understand. You can put your words in your copy. I'm giving you 2 minutes. चल दो आगे, हेडिंग देते हैं, इंटरप्रिटेशन of statutes, deeds and documents। यहां से अब तुम्हारी बुक का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले जो तुम्हें करवाया गया वो सब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ध्यान देना है, जहां पे भी इंटरप्रिटेशन ऑफ सो एंड सो लिखा है, उस सो एंड सो का मतलब है, पहले उस सो एंड सो का मतलब बताओ, नॉर्मल मतलब क्या, फिर हम सोचेंगे कि उसका वही मतलब लगाना है कि थोड़ा मॉडिफाई करके लगाना है सिचुएशन को देखते हुए। तो सबसे पहले हम वर्ड उठाएंगे स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट्स स्टैट्यूट्स अब स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ इन इंग्लैंड। स्टैट्यूट इज बिल ऑफ, लॉ किसने बनाया है, लोगों ने, तो हम बोलेंगे विल ऑफ लेजिस्लेचर, लॉ मेकर्स। स्टैट्यूट इज लॉ इन इंग्लैंड, इट इज इक्वल टू विल ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि जो लॉ मेकर को लगा कि ठीक है, दिस इज सेड टू बी इनैक्टेड लॉ। इनैक्टेड लॉ का मतलब होता है इसको एक्ट बनाया गया पार्लियामेंट से, it is enacted law, that is act of parliament।
पार्लियामेंट में जो सेंट्रल लेवल पे पास होते हैं वो सेंट्रल एक्ट बन जाते हैं, और पार्लियामेंट में जो स्टेट लेवल पे पास होते हैं वो स्टेट एक्ट्स बन जाते हैं। और ये सब कुछ empowered बाय कहां पे है? इट इज empowered बाय COI, that is Constitution of India। तो स्टैट्यूट कुछ नहीं है, लॉ ही है, लेजिस्लेचर की बिल है जो पेपर पे उतारी हुई है, इनएक्टेड लॉ है, उसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना दिया गया। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना कैसे? कहते हैं सेंट्रल लेवल पे वो सेंट्रल एक्ट बन गया, स्टेट लेवल पे वो स्टेट एक्ट बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हिंदी में क्या बोलेंगे? भारत का संविधान। आगे चलते हैं सेकंड। कहते जब तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे तुम्हारे सामने दुखी लोग आएंगे जिनको किसी को वसीयत में प्रॉब्लम है, किसी को किसी डीड में प्रॉब्लम है, किसी को LPA में प्रॉब्लम है। हाँ, लेके आ जाएंगे तुम्हारे पास वो कागज। अब वो तुम्हें बोलेंगे सर बताओ जी इसका क्या हल है, तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? और अगर तुम रीड करो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो बट ऑब्वियसली तुमने लॉ पढ़ा हुआ है, तुम स्टैट्यूट से फेमिलियर हो, ठीक है। कहते हैं अब जिसको कानून आता है उसको पता है लॉ इज केपेबल ऑफ मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। एक ही चीज के दो मतलब निकलते हैं। एज एन एग्जांपल, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, लेकिन अगर कोऑर्जन हुआ है तो कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी है। तो जैसे लॉ में कभी भी एक मीनिंग नहीं निकलता, यही तो वजह, अगर एक चीज पत्थर पे लकीर होती तो जज का सर फाड़ने क्यों जाते तुम? हर बात के दो पहलू होते हैं, एक इंसान एक पहलू से समझ रहा होता है, दूसरा इंसान दूसरे पहलू से, वो बहसते हैं। उस बहस को रिजॉल्व करने के लिए तुमको एक मीडियोकर चाहिए, वो मीडियोकर इंटरप्रेटर है, और इंटरप्रेटर कौन है? जज। ठीक है, आगे कहते इसके लिए तुम्हारे को अवेयरनेस होनी जरूरी है। और इंटरप्रिटेशन, ध्यान दो, व्हाट इज इंटरप्रिटेशन? तुमने बोलना मुझे पता क्या लिखा है, बट लिखने वाले का मकसद ये था। अब मकसद कौन बताएगा? ये तो पता नहीं है। तो ये तुम्हारा क्या है? जज का स्किल, वो उसका इंडिविजुअल स्किल है। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पे तुम्हारे को इंटरप्रिटेशन में बताएंगे कि अगर इंटरप्रेट करना है तो कई बार आप किसी टूल्स की वरतों करते हो। ऐसा नहीं है इंटरप्रेट करने के लिए हथौड़ा ले आओगे, दैट इज नॉट अ टूल। इंटरप्रेट करने के लिए कई बार आपको पुरानी बुक्स निकलवानी पड़ती है। आपको पार्लियामेंट में कौन कौन बैठा था जब ये लॉ पास किया गया कंसिडर करना पड़ता है, उनके बैकग्राउंड को कंसिडर करना पड़ता है, बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इंटरप्रेट करने के लिए कई बार हमारे को इंटरनल और एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन यूज करने पड़ते हैं। इंटरनल मतलब जो हमें अपने एक्ट के अंदर से मिल जाते हैं, एक्सटर्नल मतलब हमें अपने एक्ट के बाहर जाना पड़ता है, फिर पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सब के लिए हमारे को कहते हैं जी डीड्स और डॉक्यूमेंट्स को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। उसमें सबसे पहले उन्होंने हेडिंग दे दिया है कि हमने इंटरप्रेट किसको करना है? स्टैट्यूट को, डीड को और डॉक्यूमेंट्स को, जो हेडिंग आपने अपनी कॉपी में लिखा। ठीक है,
उसके आगे उन्होंने बोला है, सबसे पहला कवर कर लिया स्टैच्यूट। स्टैच्यूट में उन्होंने लिखा है कॉमन मैन की नजर में स्टैच्यूट का मतलब होता है लॉज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये लॉ कौन से सोर्स से आया, ये लॉ कहां से पैदा हुआ, बट वो लॉ बना हुआ है तो हम उसको स्टैच्यूट बोलते। ध्यान देना है, ध्यान देना है। irrespective of the source from where they emanate। अभी तो आपने बोला एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, फिर कानून को बनाने का सोर्स तो सिर्फ एक ही हुआ, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। फिर ये बात क्यों लिखी है, फिर ये बात क्यों लिखी है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कब आई, 26 जनवरी 1950। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा है, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना, तुम तो बोलते हो एक्ट होता है प्रेसिडेंट का, ते 1872 में केड़ा प्रेसिडेंट ਤੁਹਾਡਾ बैठा होया सी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो आई 1950 में, उसके बाद तुमने अपना लॉ लिखा। तुम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट शब्द को यूज करने के लिए एलिजिबल 1950 में हुए, देन व्हाट अबाउट जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया, वहां पे वो एक्ट वर्ड किथों आया, तो दे से उस टाइम पे ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे। ब्रिटिशर्स के कंट्रोल को बोला जाता था डोमिनियन लेजिस्लेचर। क्या बोला जाता था, दोबारा। और 1950 के बाद उसी सेम चीज को अब हम क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाई उन्होंने लिखा है फ्रॉम व्हिचएवर सोर्स दे इमैनेट, इट मे बी द लॉ हैज बीन मेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर 26 जनवरी 1950, or the law has been made by dominion legislature before constitution, that is before 26 जनवरी 1950। समझ आई मेरी बात, मेंशन करो यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे जिनके पास बुक्स नहीं है या जिन्होंने फोटोस्टेट नहीं कराया वो कॉपी पे आ जाओ। इनएक्टेड लॉ में मैंने क्या लिखा हुआ है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लिखा है, दिख रहा है, दिख रहा है। इसी चीज को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, जिनको कॉपी में नोट करना है वो कंटिन्यू रखेंगे। वहां पे उन्होंने वर्ड यूज किया हुआ है इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स फ्रॉम वेयर इट इमैनेट, that source can be parliament, that source can be dominion legislature, that source can be parliament, that source can be dominion legislature। सोर्स पार्लियामेंट कब लिया गया, दैट इज इक्वल टू आफ्टर on or after Constitution of India। That is 26 जनवरी 1950। और यहाँ पे आ गया डोमिनियन कब लेना है, बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज बिफोर 26 जनवरी 1950। क्लियर है ये, कुछ पूछना है, आगे चल दो, नोटेड है, आगे सी, ये दोनों एक्ट शब्दों में तंग करने वाले हैं। आगे कहते स्टैट्यूट और कुछ नहीं है, इट इज अ सिनोनिमस। सिनोनिमस मतलब सेम वर्ड है, किस चीज का, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का। कहते ये एक रिटन लॉ है जिसको लॉ मेकर्स ने इस्टेब्लिश किया, इसीलिए ये विल ऑफ लेजिस्लेचर भी है, दैट इज व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं, इनएक्टेड लॉ। और लॉ को इनैक्ट किसने किया, कहते पार्लियामेंट ने सेंट्रल एक्ट को किया, स्टेट लेजिस्लेचर ने स्टेट एक्ट को किया, लेकिन पार्लियामेंट का सेंट्रल एक्ट स्टेट एक्ट
26 जनवरी 1950 के बाद की बात हो रही है। पहले वाले सारे किसने किए? दोबारा डोमिनियन के स्पेलिंग, हाँ ये भूलना नहीं है, आगे आपके इंटरव्यू में आता है। आगे चलते हुए कहते जी हमारे पार्लियामेंट में जो एक्ट बनता है वो पहले कच्चा बिल बनाया जाता है। मैंने ये सब लिखवाया नहीं बिकॉज ये सब किया हुआ है। पहले एक्सपर्ट कमेटी बिठाई जाती है, कोई दंगे फसाद हो जाते हैं या कोई बहस बसाई हो जाती है किसी चीज को लेके, बाद में हम डिसाइड करते हैं कि उसका कानून बनाना जरूरी है। तो पहले कच्चा बिल बनाया जाता है, टेम्पररी बिल। बिल क्या होता है? टेम्पररी। टेम्पररी और बिल को एक और नाम दिया जाता है, ड्राफ्ट। आपको पता ना, जब आप कोई चीज लिखते हो, अगर आप उसको डिलीट करने लगते हो, वो आपसे पूछते हैं कि इसको ड्राफ्ट में शिफ्ट करना है, आपका मोबाइल बोलता है आपको, इसको टेम्पररी मैटर। तो बिल है, बिल को हम दोनों घरानों में प्रेजेंट करते हैं, लोग दो घराने यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, और जब दोनों घरानों से असेंट मिल जाती है, फाइनली बिल प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आगे, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बन जाता है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये 1950 के बाद की बात हो रही है कि एक बिल एक्ट तक का सफर इस तरीके से तय करता है। ठीक है, आगे कहते ये वजह है कि हम स्टैट्यूट को क्या बोलते हैं? इनैक्टेड लॉ। और स्टैट्यूट कहते हैं उसका एज अगेंस्ट का मतलब है ऊपर लिखी चीज का ऑपोजिट क्या है? कहते हैं इनैक्टेड का ऑपोजिट हो गया अनइनैक्टेड, और अनइनैक्टेड का मतलब है वो लॉ अभी लिखा नहीं है। Is this clear? Yes, sir. Can I call bill as unenacted unwritten law? No. बिल रिटर्न होता है? No. जब ख्यालों में है तो वो अनरिटन लॉ है, जब वो डिस्कशन में है तो वो अनरिटन लॉ है, जब उसका बिल बन गया चाहे वो टेम्पररी है बट रिटर्न में आ चुका। समझ आई मेरी बात? Yes. आगे चलते हुए, हाउएवर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैट्यूट वर्ड यूज नहीं होता है, उनकी देन है। कहते वन फाइंड्स, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन खोलेंगे हमें कौन सा वर्ड मिलेगा? लॉ इन मेनी प्लेसेस। ध्यान देने वाली बात, जैसे जो लॉ वर्ड है इट इज डिफाइंड, लॉ में क्या क्या आता है? कहते ऑर्डिनेंस। व्हाट इज ऑर्डिनेंस? जब लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं होती और इमरजेंसी डिसीजन आ जाता है, नॉर्मली डिसीजन लेने के लिए लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट तीनों होते हैं ना। जब लोकसभा और राज्यसभा सेशन में ना हो, कुछ इमरजेंसी आ जाए और वहां पे प्रेसिडेंट को सेल्फ डिसीजन पास करना पड़ जाए। अभी ताजा ताजा हुआ, कौन सा वो किसने रिजाइन किया है यार? अपनी प्रेसिडेंट ने वो दिया अभी, कौन सी स्टेट का हुआ अभी है? मणिपुर। मणिपुर में हुआ है, तो वहां पे अभी किसका रूल चल रहा है? प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ। करंट अफेयर्स तो पता होंगे। तो जब सेशन में नहीं हो और प्रेसिडेंट को कोई इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़े, दैट इंस्टेंट डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस। सुन रहे हो मेरी बात? मैं लिखवाऊंगी अभी। उसके बाद दूसरा क्या आ गया? ऑर्डर। ऑर्डर किसका होता है? कोर्ट का। फिर वो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, फिर चाहे वो एससी हाई कोर्ट हो, फिर चाहे वो एससी सुप्रीम कोर्ट हो, ऑर्डर हमेशा कोर्ट्स के होते हैं। बायलॉज, बायलॉज आपके इंटरनल रेगुलेशंस होती है, इंटरनल रेगुलेशंस। और आपने पढ़ा है एक जगह बायलॉ, कंपनी लॉज में पढ़ा हुआ है, एओए एमओए पढ़ते थे ना, कि एमओए कंपनी की जन्म कुंडली है, एओए मैनेजमेंट की जन्म कुंडली है। ठीक है, आगे फिर उन्होंने क्या लिखा है? रूल। रूल कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। रेगुलेशन कौन बनाती है? एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। रिमेंबर? अगला क्या आ गया? नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या होती है? फर्दर क्लैरिफिकेशन एंड द लाइक। इज दैट क्लियर? Yes, sir. पक्की बात? तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला? लॉ किस किस चीज को इंक्लूड करेगा? लॉ इन कॉन्स्टिट्यूशन
इंक्लूड्स लॉ, दिमाग लगाना है, जहां पे मैं लॉ इन कॉन्स्टिट्यूशन लिख रही हूँ इसका मतलब है मैं स्टैट्यूट को ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्टैट्यूट वर्ड हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, बट जहां जहां मैं लॉ 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 वर्ड यूज कर रही हूँ हम डिफाइन किसको कर रहे हैं, स्टैट्यूट को। तो लॉ में उन्होंने सबसे पहले क्या बोला, इंक्लूड होता है सबसे पहला ऑर्डिनेंस। आप यहां पे लिखोगे डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट व्हेन लोकसभा एंड राज्यसभा was not in session. दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली है, बुक के अकॉर्डिंग बताना सेकंड वर्ड। दूसरा हमारे पास ऑर्डर आ गया, ये होता है जी कोर्ट का, वेदर HC है, SC है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इट डजंट मैटर, बस ऑर्डर होना चाहिए कोर्ट। तीसरा वर्ड बाय लॉज। बाय लॉज होता है लॉज फॉर इंटरनल रेगुलेशन inside of business, that is AOA as an example, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल रेगुलेशन का बायलॉज है। अगला रूल्स का मतलब होता है फर्दर गाइडलाइंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, जब वही फर्दर गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट ना देके बाय एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह मैं सेक्टोरल रेगुलेटर्स भी बोल सकती हूँ। आपको ये बात पता है, चलो दोनों ही लिख देते हैं, बाय एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज सेक्टोरल रेगुलेटर्स। सेक्टोरल रेगुलेटर्स का मतलब क्या होता है, जिस सेक्टर के लिए जो बना है, एज एन एग्जांपल स्टॉक मार्केट के लिए कौन बना है, सेबी। बैंकिंग के लिए कौन बना है, इंश्योरेंस के लिए कौन बना है, IRDAI एक्सेट्रा। समझ आया? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे की एजेंसी है, वो अपने सेक्टर के रिलेटेड कोई फर्दर गाइडलाइंस पास करती है। तो अगर सेबी वाले कोई गाइडलाइन इशू करते हैं तो सेबी की जो गाइडलाइन इशू करेगी, सेबी की उस गाइडलाइन को रूल नहीं बोला जाएगा ताकि लोग गलत ना समझे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास नहीं किया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एक एजेंसी ने पास किया, तो इसको हम रूल ना बोल के क्या बोलते हैं, रेगुलेशंस। तो आप अगर कभी भी CNBC या न्यूज में पढ़ो कि रेगुलेशन पास हुई है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये किसी सेक्टोरल रेगुलेटर ने पास की है। समझ आया? अगला नोटिफिकेशन किस लिए होता है, फर्दर अलर्ट्स क्रिएट करने के लिए। फर्दर अलर्ट्स या फर्दर इंटीमेशन, आपके फोन पे बजती होगी फलाने की व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन, तो वो क्या है, वो आपको अलर्ट करे या आपको इंटीमेट कर दे। अगला ये लो, रुको 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 रुको, आ गया तुम्हारे पास, ये क्या आया, द की ये लो, एंड द लाइक। अब इसको कैसे मीनिंग दोगे, इट्स अ जनरल वर्ड। रुको, स्टॉप, it's a general word. General word is meant to be given the meaning according to the specific words. इसका मतलब है उस, अब मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रूल पास किया, लोगों को वो भी नहीं समझ आया, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके प्रति कोई सर्कुलर पास करना पड़ गया, एज एन एग्जांपल, याद आया, उसको एक्सप्लेनेशन देने के लिए, तो लिखा नहीं है यहाँ पे, बट क्योंकि वो इसी की मदद कर रहा है इनमें से ऊपर लिखे शब्दों की, तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे एज एन एग्जांपल।
सर्कुलर्स। याद करो जब तुमने टॉपिक पढ़ा था, हम डिपॉजिट अपने मेंबर से लेते हैं और हम डिपॉजिट, कंपनियां डिपॉजिट अपने मेंबरों से भी ले सकती है, कंपनी डिपॉजिट पब्लिक से भी ले सकती है जो ऑथराइज्ड एलिजिबल कंपनी हो। याद है वहां पे वो सबसे पहली चीज एडवर्टाइजमेंट के तौर पे सर्कुलर इशू करते थे, तो सर्कुलर भी हो सकता है। हो सकता है सरकार कुछ एडवर्टाइज करवा दे, वो एडवर्टाइजमेंट भी इसमें इंक्लूड होगी। कुछ इंटीमेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट सीधा चैनल्स पे डाल देते हैं, तो हम उसको भी लॉ कंसिडर करेंगे। इज दैट क्लियर टिल? Yes, ma'am. दोबारा उन्होंने लिखा हुआ है स्टैट्यूट सिग्निफाइज रिटन लॉ एज अगेंस्ट अनरिटन लॉ। अनरिटन लॉ मतलब लॉ दो तरह का, रिटन, अनरिटन। रिटन वाला हम क्या कंसिडर कर लेंगे? स्टैट्यूट। अनरिटन वाले को हम स्टैट्यूट कंसिडर नहीं करेंगे। इसका भी नीचे चार्ट बना दो कि लॉ हमारे पास दो तरह का आएगा। एक आ जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू है तंग करेगा बाद में, रिटन लॉ। एक आ जाएगा अनरिटन लॉ। जो रिटन लॉ है उसको हम इज इक्वल टू क्या कंसिडर करेंगे? स्टैट्यूट। और जो अनरिटन लॉ है उसको हम स्टैट्यूट के इक्वल कंसिडर नहीं करने वाले। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. साथ के साथ आप लिखेंगे, हम लिखते हैं कि हमने बुक के कौन से पेजेस कवर किए हैं। कवर डिटेल पेज 2.3 ऑफ मॉड्यूल। ये साथ साथ लिखना है बिकॉज टेस्ट के लिए मैं बताती हूँ कि कौन से पेजेस कवर होने हैं, तो ये साथ साथ लिख के चलना है कि हमने बुक के पेज 2.3 ऑफ मॉड्यूल तक कवर किया है, बट ऑब्वियस है स्टैट्यूट के टॉपिक तक। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास क्या आ गया? डॉक्यूमेंट। अभी गुरनूर की शादी डॉक्यूमेंट के थ्रू ही हुई है ना? अभी बोला था बोर्ड पे लिखा हो, जहां लिखा हो वहां लिखा हो, ये सब डॉक्यूमेंट है। अब मेरी बात बहुत प्यार से आपने सुननी है, देखना क्या लिख रहे हैं। कहते हैं वैसे डॉक्यूमेंट एक पेपर होता है, साथ ही चरित्र भद्रा, और क्या लिखा है? फिर कोई और मटेरियल क्यों ना हो, कोई भी, एनी सब्सटेंस। याद है कहां लिखा है? एनी सब्सटेंस वर्ड कहां लिखवाया था? अभी लिखवा के हूँ मैं तुम्हें, शर्म कर लो कि तुम्हें उसके लिए अभी भी पेज पलटने पड़ रहे हैं। 15 मिनट की बात तुम्हें याद नहीं है। किसी भी मटेरियल पे लिखा हो प्रोवाइडेड, वो लिखी चीज तुम्हें क्या प्रोवाइड कर रही है? इंफॉर्मेशन, प्रूफ या एविडेंस। आगे कहते हैं जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है ना, वो एविडेंस एक्ट से उठाई गई है। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, एमसीक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो लॉ डॉक्यूमेंट की टर्म है वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 3 से उठाई गई है। ध्यान देना है, जब आप पढ़ कुछ और रहे होते हो, उसमें किसी दूसरे एक्ट का वर्णन होता है, उसको हम लॉ में रेफरल एक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट एक रेफरल एक्ट हो गया, क्योंकि हम बात इंटरप्रिटेशन की कर रहे हैं, बीच में एक्सप्लेनेशन दे रहे कोई और एक्ट घुस गया। आगे सेक्शन 3 of the Indian Evidence Act 1872 states that document means, ध्यान दो, any matter, तुमने कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा, expressed or described upon any substance, कहीं भी लिखा, कुछ भी लिखा, कहीं भी लिखा, by means of letters, figures, marks या more than one, इसका मतलब जैसे भी लिखा,
कुछ भी लिखा, कहीं भी लिखा, जैसे भी लिखा, इंटेंडेड नियत, टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ, हमारी क्यों लिखा है कहीं पे, क्योंकि हमारी नियत क्या थी, हमने मैटर को क्या करना है, रिकॉर्ड। एम आई क्लियर? Yes. आगे इसको आप पेंडिंग लिख देंगे। ये जनरल क्लॉज एक्ट का है, जब तक वो एक्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक ये समझ नहीं आएगा, इसलिए इसको पेंडिंग छोड़ दो। मैं यहाँ पे दोबारा आके कराऊंगी नहीं, जब टीजीसीए कराऊंगी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। उन्होंने एग्जाम्पल दिया तुम्हें, और राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, फिर चाहे एनी वर्ड हो, फिर चाहे प्रिंटेड फॉर्म में हो, फिर चाहे फोटोग्राफ्ड फॉर्म में हो, हम हर चीज को डॉक्यूमेंट कंसिडर करेंगे। मैं नहीं बोल रही कि वो लीगली एनफोर्सेबल है, डिपेंड करता है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, लीगली एनफोर्सेबल मानेंगे कि नहीं। ठीक है, कॉपी में आ जाओ, सेकेंड हेडिंग दे दो डॉक्यूमेंट। डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 of the Evidence Act 1872। उसके नीचे लिखो, उसके नीचे लिखो document means change the line, लिखना नहीं है, लाइन बदल देनी है। document means next line any matter expressed or described, any matter expressed or described पेंसिल से लिखो कुछ भी लिखा हो, पेंसिल से लिखो कुछ भी लिखा हो, लिख लिया, कुछ भी लिखा हो। नेक्स्ट लाइन, चेंज द लाइन, अपॉन एनी सब्सटेंस, नेक्स्ट लाइन में लिखना है अपॉन एनी सब्सटेंस, पेंसिल से लिखो कहीं भी लिखा हो, नेक्स्ट लाइन by means of letters, comma figures or marks, कॉन्टिन्यूटी में लिखना है, और by more than one of these means, पेंसिल से लिखो जैसे भी लिखा हो, पेंसिल से लिखो जैसे भी लिखा हो, change the line intended to be used, intended to be used or which may be used हिंदी में लिखो इस नियत से लिखा है कि, हिंदी में लिखो इस नियत से लिखा है कि, change the line for the purpose of recording that matter, और रिकॉर्डिंग को zigzag अंडरलाइन कर देना, for the purpose of recording that matter,
उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखो दैट इज any written content, that is any written content फर्स्ट डॉट डाल के गिविंग प्रूफ सेकंड डॉट डाल के गिविंग इंफॉर्मेशन थर्ड डॉट डाल के गिविंग एविडेंस is a document. जितना पढ़ा है जो पढ़ा है वो क्लियर है? ओके आगे हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। कनेक्टेड है, मैं बीच में नहीं छोड़ सकती। जितना मर्जी शगुन थक क्यों ना गई हो, शरगुन थक क्यों ना गई हो, सॉरी वो शादी हुई थी ना तो वैसे वर्ड भी दिमाग में चल गए, इसलिए सरगुन का शगुन मुंह से निकल गया। एलिमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या कॉपी में आप ऐसी हेडिंग देंगे और ऐसे ड्रॉ करेंगे जल्दी से, एक लाइन छोड़ के एलिमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ध्यान दीजिएगा पेपर में डिफाइंड डॉक्यूमेंट आया तो उतना लिखना जितना लिख चुके हो, इसको नहीं लाना बीच में, इसको तब लाना है जब वहां पे पूछा गया हो एलिमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। एलिमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, मैटर, रिकॉर्ड, सब्सटेंस एंड मीन्स। उन्होंने अच्छा ये सिमेट्रिकल ऑर्डर है, इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते। इट हैज टू बी पहले मैटर ही आएगा, फिर रिकॉर्ड ही आएगा, फिर सब्सटेंस ही आएगा, फिर मीन ही आएगा। ठीक है, ये सिमेट्रिकल ऑर्डर है, ऊपर नीचे भी लिख सकते पॉइंट्स की तरह। वो कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट जो आता है डॉक्यूमेंट का दैट इज मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है? कंटेंट क्या है? और उन्होंने लिखा है एनी, इसका मतलब है कंटेंट कुछ भी हो सकता है। कंटेंट कुछ भी हो सकता है, इसीलिए जब एनी वर्ड लिख दिया तो एनी की तो कोई चरण सीमा नहीं होती, नो एंड। एनी मींस एनीथिंग, इसीलिए उन्होंने लिखा है जो डेफिनेशन की डॉक्यूमेंटेशन हम उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। लिख लिया? एक मिनट रुक जाओ, वापस चलते हैं, वापस। यहां पे तो लिखा हुआ है मीन्स, लॉ में वेट वॉच, जब भी कभी डिफाइन आना है, अगर तुम्हारी स्टार्टिंग एरर है मीन्स इंक्लूड्स, कुछ डेफिनेशन स्टार्ट होगी मीन्स वर्ड से, कुछ डेफिनेशन स्टार्ट होगी इंक्लूड्स वर्ड से, कुछ डेफिनेशन स्टार्ट होगी मीन्स एंड इंक्लूड से। इनको आप उल्ट पुल्ट नहीं लिख सकते, लॉ में इसका मीनिंग होता है। लॉ में मीन्स का मतलब है बस यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ध्यान से सुनना, बस यही आएगा जो डेफिनेशन के आगे लिखा है, बस और कुछ नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने बीच में क्या वर्ड यूज किया हुआ है? इसका मतलब मीन्स लिखने के बावजूद भी ये कौन सा वर्जन हो गया? इंक्लूड्स वाला इंटरप्रिटेशन। बच्चे समझ आया? आगे तो डॉक्यूमेंट डिफाइंड अंडर सेक्शन 3
सॉरी हम थे एलिमेंट्स में, सॉरी। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है क्योंकि ऊपर लिखी डेफिनेशन में एनी सब्सटेंस वर्ड यूज्ड है, वहां से हमें पता लग जाता है कि ये जो कंटेंट डेफिनेशन डॉक्यूमेंट वर्ड में आ सकता है वो बहुत इलैबोरेटिव है, इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ आ सकता है। दैट इज व्हाई हम इस डेफिनेशन को क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंस। समझ आया? आपने चार्ट बनाया है कॉपी में, वहां पे उसके नीचे इस तरीके से लिखिए कि ये फर्स्ट एलिमेंट ही रहेगा, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, दिस इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। क्योंकि पेपर में बहुत बार आ रहा है डिफाइन थर्ड एलिमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, डायरेक्टली पूछ लेते हैं। इट इज इक्वल टू थर्ड एलिमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट and this is equal to fourth element of document। मैटर के केस में उन्होंने क्या बोला था, मैटर का मतलब होता है कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। आपने ऐसे कंटिन्यूड रखना और चार्ट में भी लिख देना। मैटर का मतलब होता है कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, कॉपी में लिख रहे हैं सब, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। फिर आप लिखोगे यूजेज ऑफ वर्ड एनी, इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे shows definition of document is comprehensive, definition of document is comprehensive। नेक्स्ट लाइन में आओगे, that is it includes almost everything। बच्चे क्लियर है? सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या दिया हुआ है, रिकॉर्ड। अब वो कह रहे हैं the second element must be certain mutual or device employed on the substance। it must be by writing, expression और description। रिकॉर्ड का मतलब है कैसे, कैसे रिकॉर्ड किया। समझ आया? सेकंड एलिमेंट होता है डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड किया कैसे। म्यूचुअल का मतलब क्या हो गया, मैनुअल। म्यूचुअल का मतलब है यहाँ पे मैनुअल, और मैकेनिकल डिवाइस का मतलब है यू हैव यूज्ड सम गैजेट फॉर रिकॉर्डिंग। समझ आया? यू हैव यूज्ड गैजेट फॉर रिकॉर्डिंग। तो अगर मैनुअल है तो राइटिंग दिया होगा, मैनुअल है तो एक्सप्रेशन भी दिया होगा, डिवाइस है तो डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है और मैनुअली डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है। ठीक है, तो आप वहां पे आओगे, रिकॉर्ड के नीचे रिकॉर्डेड बाय मैनुअल और मैकेनिकल डिवाइस। therefore it must be by पहली डॉट डाल के राइटिंग, दूसरी डॉट डाल के एक्सप्रेशन, तीसरी डॉट डाल के डिस्क्रिप्शन, और सबके बीच में और है। और है तो उसको एंड में कन्वर्ट किया जा सकता है। आगे सब्सटेंस किस पे रिकॉर्ड किया, किस पे रिकॉर्ड किया। वो कहते हैं अब यहाँ पे मेंटल और आपका इंटेलेक्चुअल लेवल काम करेगा कि आपको इस डेटा को परमानेंट फॉर्म में एविडेंस के तौर पे रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज करना चाहिए।
ठीक है, तो वहां जाइए थर्ड एलिमेंट पे चार्ट में, वहां पे लिखिए to show it in a permanent form, that is evidence. To show it in a permanent form, that is evidence. That is evidence. Next line, mental or intellectual elements are used. Mental or intellectual elements are used. ठीक है, अब ध्यान देना है, रिकॉर्ड में हमने कैसे बोला है, मैनुअल और मैकेनिकल डिवाइस, इसका मतलब है कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो, दिमाग में कि गैजेट पे, लेकिन रिकॉर्ड करने के लिए कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो वो आ गया, फिर हो सकता है शब्दों से कराओ, समझ आया, कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो, अब आ गया रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए कैसे शब्द यूज कर रहे हो, आंसर इज शब्द फिगर्स के तौर पे भी यूज हो सकते हैं, शब्द लेटर्स के तौर पे भी यूज हो सकते हैं, मार्क्स, सिंबल्स, द इंटेंशन इज दो लोगों में क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन, फिर चाहे वो शब्दों के थ्रू हो, फिर चाहे वो जेस्चर के थ्रू हो, फिर चाहे वो मार्क्स के थ्रू, समझ आया, लिखो अब मीन्स के नीचे लिखो how permanent form of evidence is recorded, how permanent form of evidence is recorded, that is by usage of, that is by usage of letters, figures, marks, symbols, which can be used to communicate between two persons, which used to communicate between two persons. और आप कॉपी में लिख देंगे कवर टिल पेज 2.4 बिफोर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के कल स्टार्ट करेंगे, आज हम यहाँ तक कवर करेंगे, ठीक है जी, कुछ पूछना है, कोई डाउट है, क्लियर है, ओके, कल मिलेंगे, थैंक यू।